साइकोडर्मेटोलॉजी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. मेरे पेपर पब्लिश हुए हैं इसके ऊपर. स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड द स्किन ऑफ द फेस इज द पासपोर्ट टू द सोसाइटी. देखिए ना, ये क्यों पासपोर्ट है टू द सोसाइटी? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करती है आपकी इनर सेल्फ. आज आप मुझे खुश अगर नजर आ रही हैं तो मैं आपकी शक्ल देख के कहूंगा ना, आपके पाँव देख के तो नहीं कहूंगा आज बड़ी खुश लग रही हैं. खारिश होती है बंदे को, कई दफा बंदा बहुत खारिश करता चला जाता है. जिस दिन आप स्ट्रेस में होंगी, जिस दिन आपको डिप्रेशन होगा किसी भी चीज का, तो आप लग जाएंगी यूं खारिश करने. उस दिन बंदा सोचता है डिप्रेशन में है, कई दफा यूं कर रहा है, सर खुजाने लग जाता है. ये भी साइकोडर्मेटोलॉजी में है. हल्के पड़ जाते हैं आंखों के नीचे, डिप्रेशन है, रात को नींद नहीं आती. मरीज मेरे पास आते हैं, पूरी पूरी रात औरतें जाग रही हैं, मोबाइल पे लगी हुई हैं, क्या हो रहा है? दैट इज साइकोडर्मेटोलॉजी. अब बच्चे स्ट्रेट एज ले रहे हैं, A+ 8 आ रहे हैं, तो मेडिकल कॉलेज दाखिला नहीं मिलता. किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में जो लास्ट मेरिट जाता है बच्चे का 92%, यानी 99% वाला पहला तो 92% काम हो गया. सुइसाइडल टेंडेंसीज क्यों बढ़ रही हैं आजकल? किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में मैं जब पढ़ता था तो हर साल 2-3 बच्चियां सुइसाइड करती थी हॉस्टल में, ऊपर से छत से गिरती थी और सुइसाइड करती थी. क्या रीजन है? रीजन उसकी ये है कि सुइसाइड क्यों लोग, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, डेस्परेशन, जॉबलेसनेस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, महंगाई इतनी हो गई है, इन्फ्लेशन इतनी हो गई है, आम बंदा नहीं उसको मीट कर सकता. अब आप आजकल अपने मुलाजिम को जो 10 साल 15 साल पहले 5,000 देते थे, अब 25,000 देना पड़ता है उसको पर मंथ. 3 वक्त का आपको खाना देना पड़ता है. सबसे बड़ी बात है जिल्द के ग्लो करने के लिए, व्हेन यू आर साइकोलॉजिकली एंड मेंटली हेल्दी, तो आपके तो चेहरे पे पता चलेगा. जब हम किसी की बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसके जिस्म को देख के नहीं करते, या उसके पाँव को, हाथ को, इसको देख के करते हैं ना. तो एक अगर बंदा मेंटली सेटिस्फाइड है. हमारी नानियों दादियों को क्यों नहीं हेयर्स होते थे? क्योंकि उन्होंने कभी गोरा करने वाली क्रीमें नहीं लगाई. हम जो खा रहे हैं, अच्छा ये जो चिकन हम खाते हैं, ये ब्रॉयलर चिकन, उसमें स्टीरॉयड के टीके लगाए जाते हैं, ठीक है ना, उसको हेल्दी करते हैं चिकन को. तो क्या होता है, वो स्टीरॉयड जब अंदर जाता है, लड़कियां बहुत हेरी हो जाती हैं. हर लड़की हेरी है, एग्जैक्टली. लड़कियां हेवी हो जाती हैं, हेरी हो जाती हैं, फिर उनके रिश्ते नहीं होते, फिर उनके लेजर करो. यहाँ पे हम डॉक्टर सदाकत के साथ काम करते हैं. सदाकत क्लिनिक का नाम है, विलिंग वेज का काम है. He has been working all his life about addiction, chemical addiction, drugs, alcoholism. Do you think that is also a big problem and it is causing some health problems as well? Certainly. आजकल जितने मैं ड्रग्स के, आप लोग तो यहाँ एडिक्शन सेंटर में देख रहे हैं, मेरे पास तो इस वक्त मैं नाम नहीं ले सकता उस यूनिवर्सिटी का जहाँ से वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़, बच्चियाँ ड्रग्स के साथ आ रही हैं मेरे पास. उस यूनिवर्सिटी में दे आर ऑन ड्रग्स, और वो फिर रीहैब सेंटर में भी जाती हैं बच्चियाँ. तो मेरे पास क्यों आती है? आप सोचेंगे कि ये तो आपके पास आना चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास क्यों आती है? जो ड्रग लेता है, उस ड्रग के साथ, आप तो खुद माशाल्लाह यहाँ काम करते हैं, आपने देखा होगा, ड्रग्स अगर रेगुलर ली जाएं, जिनसे एडिक्शन होती है, डिफरेंट ड्रग्स, उनसे आपकी कलर चेंज आती है बॉडी की. एडिक्शन के साथ आप तो देखते ही हैं, आप सब लोगों का यहाँ तजर्बा भी है, साइकोलॉजिकल चेंजेस बहुत आ जाती हैं. एकदम बंदा एग्रेसिव हो जाता है जो एडिक्ट होता है. अगर उसको ऑब्वियसली वो हैंगओवर तो होता है, वो ना मिले, लेकिन अगर वो रिहैब पे भी हो तो उसको स्किन पे बहुत मसले आते हैं. ये पिगमेंटेशन आ जाती है, इधर स्किन पील ऑफ करने लग जाती है उसकी, हाथ में और पाँव में उसके फंगस हो जाती है. जितनी भी हमारी अंदरूनी बीमारियां हैं, आपका लिवर ख़राब है, आपका हार्ट का मसला है, किडनीज का मसला है, वो आपको स्किन के ऊपर नज़र आ जाता है. सिमिलरली अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल एक खातून की ख़राब है, चेहरे पे एक्नी आ जाती है. उस बच्ची को पीरियड्स का मसला है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, तो वो बच्ची क्या कहेगी, वो उसके पूरा चेहरे पे कील भरे होंगे. ये मैं तजर्बे की बातें बता रहा हूँ. आप तीनों का में से बहुत जूनियर है, तो मेरा तो सारी जिंदगी का तजर्बा है. जो मुझे लोग जब भी बच्चा सोना होए, बिल्कुल अपने मामे थे गया है, ते पैड़ा होए ताई काला है. मैं सबसे बड़ी बात है, आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा, जो लोग यहाँ सारा प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डॉक्टर सदाकत साहब का, कि आपने मुझे इनवाइट किया. कोई इलाज का तमाम किस्म के नशे के मरीज़ों की इलाज की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता. इसी तरह कोई इलाज का तमाम तबकात की ज़रूरियात को भी पूरा नहीं कर सकता. विलिंग वेज में एडमिशन के लिए भी सबसे पहले मेरिट को देखा जाता है, और अगर मेरिट पे कोई पूरा उतरता हो
तो फिर हम बताते हैं कि जो प्री एडमिशन काउंसलिंग है फैमिली की, वो कितनी देर होगी। नशे के मरीज़ों में एक चंक है जिसके लिए विलिंग वेज कारआमद हो सकता है, और वो चंक है ऐसे मरीज़ों का जो कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग से यानी मुआलजीन के हाथों नशे की बीमारी में मुब्तला हुए हैं, या जो मरीज़ अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या किसी जॉब पे हैं या बिज़नेस की सरबराही कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और उनमें कोई और इखलाकी बुराई नहीं है और कोई उनके अंदर क्राइम का पहलू नहीं है, उन्होंने कभी कोई जुर्म नहीं किया, कोई नशा नहीं बेचा या कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे हम जुर्म की दुनिया का काम समझते हैं। तो ये सब चीज़ें देखते देखते फिर हम ये भी देखते हैं कि क्या ये इलाज जो कोई शुरू करना चाहता है तो क्या इस इलाज को वो तकमील तक भी पहुंचा सकता है कि नहीं। जो लोग माली मुश्किलात का शिकार होते हैं उनके लिए विलिंग वेज कोई बहुत ज़्यादा सूटेबल इलाज का नहीं है। विलिंग वेज में सिर्फ वो लोग जो है बहुत बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने प्यारों की ज़िंदगी में इनकलाब ला सकते हैं, जो कि मुसलसल पुरजोश होकर काम कर सकते हों, जो मेहनत से काम कर सकते हों, जो लिखने पढ़ने से घबराते ना हों और जो मुसलसल वक्त की और रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हों। विलिंग वेज की जो पॉलिसी है वो दो लफ्ज़ों के इर्द गिर्द घूमती है, एक है ऑनेस्टी और दूसरी है ट्रांसपेरेंसी। खुशामदीद, आपसे विलिंग वेज के फोरम पर मुलाकात हो रही है और हमारी खुशकिस्मती है कि आजकल हमने जो नया सिलसिला शुरू किया है उसको आपको बहुत मकबूलियत हासिल हुई है और आपकी मुलाकात हम पाकिस्तान के बेस्ट डॉक्टर से करा रहे हैं। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम हमारे स्टूडियोज़ में प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आतिफ हसनैन काज़मी, द फेमस डर्माटोलॉजिस्ट, माहिर जिल्द, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। वैसे तो बहुत से लोग आपसे वाकिफ़ हैं, चौथी दिहाई में शायद आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, 4 decades इन डर्माटोलॉजी। आपके वालिद भी फेमस एमिनेंट डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर शब्बीर। तो हम सब ये जानना चाहेंगे आपके मुतालिक आजकल आप किस मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और फिर पीछे हम जाते जाते और भी पूछेंगे कि कहाँ कहाँ आपकी वाबस्तगी रही। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जिस तरह मेरा तारफ़ कराया, तो थोड़ा सा इससे पेशतर के मैं बताऊं मैं क्या हूं। आज मैं जो भी हूं अपने वालिद की दुआओं की वजह से हूं, वालिद वालदा, और उसके बाद ऑब्वियसली मेरी वाइफ जो फैसिलिटेट करती है आपको करियर में, लेकिन पहले पेरेंट्स होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि माशाल्लाह जब से मैंने ग्रेजुएट किया किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से, तो तब से अल्लाह ताला ने जितनी इज़्ज़त दी, जितना अल्लाह ताला ने मुझे हर शोबे में, डर्माटोलॉजी में मैं जिस जगह गया, जहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की, जहाँ पढ़ा, वहाँ मुझे इतना अल्लाह ताला की तरफ से पुश मिलता रहा। ये कोई गैबी ताकत थी एक। और मेरा बड़ा ईमान है कि आप जो भी दुनिया में जो भी कर लें, मेहनत करें, जो करें, जब तक ऊपर से ग्रीन सिग्नल नहीं होता आप कुछ सक्सेसफुल नहीं हो सकते किसी भी शोबे में। आजकल मैं किंग एडवर्ड से मैं रिटायर हुआ एंड वहाँ से रिटायर होके अबाउट 3 years ago मैं वहाँ एज रजिस्ट्रार एंड प्रो चांसलर एंड प्रोफेसर एंड हेड, कोई 36 साल 35-40 साल की नौकरी मेरी सारी। उसके बाद आजकल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसमें हेड ऑफ डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट हूँ, डीन हूँ PGMI का, और पिछले कोई 3 साल से मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। तो ये बताइए कि आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग करियर में आपने अपनी स्कूलिंग का आगाज़ कहाँ से किया और फिर कॉलेज और किंग एडवर्ड्स का तो आपने बताया। मैं स्कूल सेंट एंथनीज हाई स्कूल है लाहौर में, बड़ा पुराना और मशहूर, तो 10 साल मैं सेंट एंथनीज में रहा। उसके बाद मैंने मैट्रिक किया, फिर मैं FC कॉलेज में आ गया, फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज। उन दिनों में मैंने जब FC में था तो अभी वो नेशनलाइज नहीं हुआ था, तो फिर FSC की वहाँ से, और अल्लाह ने इतने अच्छे नंबर दे दिए कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। तो किंग एडवर्ड में जब दाखिला मिला तो सबसे मुश्किल चीज़ ये थी कि वालिद मेरे तब वहाँ एज प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे स्किन के, और वालिद के होते हुए रहना
मैं कोई गड़बड़ नहीं कर सकता था। बंदा जवान होता है, बहुत कुछ करने को दिल करता है उस वक़्त, वो सब खबरें उन्हें मिल जाती थी। तो बस वालिद के साथ रहना, उनके साथ वहाँ, फिर मैंने केई में, मैं स्पोर्ट्समैन भी था, मैं बेस्ट टेबल टेनिस प्लेयर था, मैं क्रिकेट का कैप्टन था, मैंने स्पोर्ट्स बहुत खेली हैं, और मैं सिंगर भी था, गाना गुना भी गा ले, जवानी की बात, अब तो बूढ़ा हो गया हूँ। मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट हुआ। मुझे एक शौक़ था पॉलिटिक्स का, अगर मैं शायद डॉक्टर ना बनता तो मैं आज पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ होता। मैंने फिर MBBS किया किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से 1980 में, 1980 में, यानी 2020 से 40 साल हो गए MBBS किए, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर गई इसी में ही। फिर मैंने MBBS किया, उसके बाद मैंने एक डिप्लोमा किया, MCPS कहते हैं, डर्मेटोलॉजी, पाकिस्तान से। मेरे वालिद हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे और डांट बहुत पड़ती थी। जब मैं वालिद के साथ क्लिनिक किया करता था खड़ा होके शाम को, तो मेरी वालदा ने उनको कहना, मेरे वालिद को, कि जे हुण मैनू पता चलिया कि मेरे पुत्र नूं तुसीं डांटिया है ते मैं इनू उत्थों कढ लवांगी, मैं आपे ही अपने पुत्र नूं किसी फील्ड विच लै जावांगी, मैं स्किन विच नहीं इनू आन देंगी। अम्मी ने थ्रेट कर लो। खैर वो तो अल्टीमेटली मेरा इंटरेस्ट हुआ, डैडी के साथ बैठ के मुझे लोग पूछते हैं आप डर्मेटोलॉजी में क्यों आए, मेरे वालिद ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया था। लेकिन हम जब खाने की टेबल पे बैठते थे, जब हम कोई बातचीत करते थे, तो स्किन के इशू होते थे सारे। अब हर वक्त डैडी बात कर रहे होते थे, आज मैं उन्होंने देखा, आज उसको ये देखा, आज उसकी स्किन को ये हो गया, तो वो एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया। फिर मैं, जो सबसे इंटरेस्टिंग था, अपने वालिद के साथ ही उन्हीं के डिपार्टमेंट में, मैं उनका हाउस अफसर था, मैं उनका रजिस्ट्रार था, वालिद मेरी ACR लिखते थे। अब वालिद के होते हुए वहाँ राउंड पे भी डांट पड़ती थी। बड़ा आपको, मैं ये समझता हूँ कि जब आपके वालिद आप ही के डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो और आप वहाँ काम करते हो अपने वालिद के नीचे, तो बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू वर्क, क्योंकि आपने एक रोल मॉडल बनना होता है बाकी जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि उनको ये, दूसरे स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि मैं वालिद की कोई एडवांटेज ले रहा हूँ। तो बस वो, फिर मैंने बड़ी मेहनत की, MCPS किया, फिर मैं अमेरिका चला गया, वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में, वहाँ मैंने इंटर्नशिप की डर्मेटोलॉजी में, वो सर्टिफिकेशन ली। फिर मैं लंदन आ गया, फिर मैंने वहाँ एक डिप्लोमा, फिर बैंकॉक चला गया। बैंकॉक में एक वेनेरियोलॉजी का, डर्मेटोलॉजी के साथ अमराद मखसूसा को भी हम लोग डील करते हैं। अगर आप कभी पढ़ें तो हमारे आगे लिखा होता है माहिर अमराद जिल्द व अमराद मखसूसा और जिनसी अमराज। तो जिनसी अमराज का मतलब होता है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, हर्पीज़, ये भी हमारी डोमेन में आती हैं। फिर वो बैंकॉक में 1 साल का था, तो बस फिर मैं वापस आया। तो आकर फिर मैंने MD की यहाँ से, वो डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन कहलाती है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। तो जो सबसे बड़ी बात है मेरे करियर में कि मैं यंगेस्ट एवर था इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान टू बी प्रमोटेड एज प्रोफेसर ऑफ डर्मेटोलॉजी। फिर मैं उसके बाद किंग एडवर्ड में एज असिस्टेंट प्रोफेसर प्रमोट हुआ, एसोसिएट होके मैं अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज चला गया, वहाँ ही मैं प्रोफेसर हो गया। 8 साल मैंने वहाँ पढ़ाया। फिर मेरी पोस्टिंग हो गई फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज जो ख़वातीन का है, 8-10 साल मैं वहाँ रहा। उसके बाद फिर मैं वापस किंग एडवर्ड आ गया, मेरा अल्मा मैटर जो मेरे वालिद का था, और वहीं से फिर मैं रिटायर हुआ। ख़वातीन हज़रात, हम मज़ीद बातचीत करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ काज़मी हमारे साथ हैं, मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट, मगर फ़िलहाल एक छोटी सी ब्रेक लें। मेरे पास जो पेशेंट आती हैं ख़ास तौर पे ख़वातीन, उसमें अक्सरियत के हाथ सुन हो रहे होते हैं और पैर सुन हो रहे होते हैं। हाथ सुन होना, पैर सुन होना, इनिशियली जब थोड़ा सा मैं जब ना तजर्बाकार था तो इसमें मैं उसको बड़े फिज़िकली चीज़ों को उसको मैं देखता था कि वाकई ये क्या हो रहा है, न्यूरोपैथी हो रही है, क्या हो रहा है। लेकिन जब मैं इसको डिटेल में देखा और उसको यूँ उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा होता गया, तो ये पता लगा कि ये एंग्जाइटी की किस्म होती है। ठीक है, बहुत सारी ख़वातीन जो आपको, मैं तो आंखें बंद करके बता देता हूँ कि आपको एंग्जाइटी है, और हाथ पाँव सुन होने, हाथ पाँव जलने, और ये पट्टे खिंचे हुए हैं, गर्दन के पट्टे खिंचे, और सर में यहाँ सुन हो रहा है। ये एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और ये इसके पीछे जो एक ब्रॉड टर्म में के साइकोलॉजिकल रीजंस होती हैं, नफ्सियाती वजूहात होती हैं, क्योंकि पेशेंट उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता। तो ये तो आपको नहीं आके कहेगा डॉक्टर साहब मुझे बहुत टेंशन है, ये एंग्जाइटी है। तो फिजिकली फॉर्म के अंदर वो चीज़ें एक्सप्रेस होती हैं, जो फिजिकली फॉर्म में होती हैं। हर बंदे की सिम्टम्स मुख्तलिफ, लेकिन ये जो सिम्टम है बहुत कॉमन है।
हाथ पाँव सुन होना, आंखें बंद करके कह दें कि एंग्जाइटी है। लेकिन जेन्युइनली जो डायबिटिक पेशेंट है, अगर उसका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है तो उसके अंदर न्यूरोपैथी बड़ी कॉमन चीज़ है। न्यूरोपैथी के मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट कर सकती है। न्यूरोपैथी में सादा लफ्ज़ में बता दूं, यानी जो नर्व्स जो हमारी हैं वो शुगर ख़राब रहने से वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी मुख्तलिफ सुन होना और शदीद दर्द होना, और बाज़ औक़ात जिसको में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप पाँव पे अगर कोई चादर भी रखे या हाथ भी लगाए तो उसको पेन होती है। इसको मेलोडेनिया कहते हैं, यानी नॉन पेनफुल स्टिमुलस से पेन का फील होना। यानी अगर किसी के जो कॉटन की चादर भी पाँव पे रख दी या किसी ने हाथ भी लगा दिया, पेन तो नहीं करता नॉर्मल, अगर ये पेन उसको फील हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो ये अल्टर्ड सेंसेशन है, इसका मतलब वो न्यूरोपैथी का शिकार है। और इसकी जो एक्सट्रीम फॉर्म है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि ये इसके पाँव बिल्कुल बेहिस हो गए हैं, सुन हो गए हैं, यानी इस तरह सुन हो गए हैं कि अगर उस पर हम कोई पत्थर, कंकर, कील लग भी जाए उनको नहीं पता चलता, तो ये वो हाई रिस्क फुट बन जाता है। तो नमनेस होना एक है कि पाँव के अंदर हो रही है, इसका मतलब हमें अपने शुगर कंट्रोल को देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। वेलकम बैक। आपने मीडिया जो है उसमें भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, और आपने जो फेमस एक हाउस है डेपलेक्स, उसमें जो मुसरत मिसबा साहिबा हैं उनके साथ एक ड्रामा में भी काम किया, इसके मुतालिक थोड़ा बताइए। बाद मैंने जब पहला वो इलेक्शन कंटेस्ट किया किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव और बाद में फिर सेक्रेटरी का, तो उसमें 300 बच्चे की क्लास के आगे बोलना पड़ता है, तो मैं शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करता होता था एक्सटेम्पोर बोलने की। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था, मैं इससे पढ़ नहीं सकता, मुझे एक्सटेम्पोर। तो वो मैंने जब वो इतनी प्रैक्टिस की, मैंने इलेक्शन जीते और सारा, तो मेरा वो एक इनहेरेंट मेरे में ऐसी चीज़ बन गई। मैंने जब प्रोग्राम शुरू किए तो कि पीटीवी उस ज़माने में होता था, और वो पीटीवी के अलावा ये चैनल कोई नहीं होते थे, तो पीटीवी पे न्यूज़ आती होती थी इंग्लिश की, तो मैंने इंग्लिश न्यूज़ को भी पढ़ा हुआ है। और एक दफ़ा जब मैंने पढ़ी इंग्लिश न्यूज़ तो मेरे वालिद ने देखा मुझे कि मैं इंग्लिश न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, तो अगले दिन वो धुलाई हुई कि तुम इधर मीडिया में कहाँ चले गए, तुम्हारा क्या काम है मीडिया के साथ, तुम तो, मैंने तुम्हें डॉक्टर बनाना है, तुम उस तरफ तुर पड़े हो, तो बड़ा झाड़ा जुड़ा। खैर, तो मैंने वो इंग्लिश न्यूज़ भी पढ़ी हुई है। फिर मैं अपना एंकर रहा बड़े प्रोग्राम थे, बड़े प्रोग्राम मैंने किए, जितने अब तो जितने चैनल इतने बन गए हैं, तो अब तो वर्चुअली हफ्ते में एक आध दफ़ा मुझे जो वो, बल्कि मुझे एक्सक्यूज़ करना पड़ता है कई दफ़ा कि जी मेरे पास सॉरी टाइम नहीं है, तो नहीं तो मैंने इतने। और उसमें फिर डेपलेक्स में मुसरत मिसबा बहुत मशहूर हैं यहाँ, उनके साथ मेरी बहुत पुरानी एसोसिएशन है, तो वहाँ हमने वो एक, उनमें तो मैं बात करूँ ये 20-25 साल पुरानी, तो एक छोटा सा एक ड्रामे का सीन था, उसमें उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर आते हुए इसमें आप ही कौन है, आप हैं ही डॉक्टर, तो वो डॉक्टर का सीन था। तो मैंने कहा भाई मैं तो वो नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं आप माशाल्लाह कॉन्फिडेंट हैं, तो वो तब वो भी किया उसके साथ उस ड्रामे में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, मैं ये समझता हूँ आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। सही बात। ये किताबें पढ़ने से सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता, ये मैं साफ बताऊं। मैंने कितनी किताबें, मैंने आपको बताया था शायद कि 6 किताबें मैंने डर्मेटोलॉजी पे लिखी हैं, 50 से ज़्यादा मेरे पेपर। आज तक पाकिस्तान में किसी ने इतनी किताबें किसी डर्मेटोलॉजिस्ट ने नहीं पब्लिश की, सबसे ज़्यादा मुझे क्रेडिट जाता है। तो मैंने वो की, शौक़ था बड़ा पढ़ने का, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस था। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने, और मैं ऑडिटर भी रहा हूँ, मैं डिबेटर भी रहा हूँ FC कॉलेज में, तो वो फिर जब खड़े हो जाना तो फिर वो कहते हैं ना धक्के दे के लाना पैंदा सी मैनू, वैसे मैं नहीं उतरता था। ये बताइए कि 6 किताबें आपने डर्मेटोलॉजी पे लिख दी, तो मुड़ मुड़ वही गल्ला, डर्मेटोलॉजी तो वही है, तो 6 किताबें क्यों लिख दी? 6 किताबें इसलिए लिखी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, 4th ईयर 3rd ईयर फाइनल ईयर में, आप तो जानते हैं, उनके बच्चों के लिए वो ही किताब है, उनको लेटेस्ट नेट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अंडर ग्रेजुएट के हैं, उन्होंने किताब पढ़नी और किताब पढ़ के उन्होंने इम्तिहान देना है। एक आधा सवाल होगा, 2 सवाल होंगे डर्मेटोलॉजी के, कुछ MCQs होंगे। जब बंदा पोस्ट ग्रेजुएट करता है तो उस वक्त आपको यू हैव टू अचीव दैट हाईएस्ट लेवल इन दैट डिसिप्लिन और सब्जेक्ट, और वो उसके लिए देन यू रिक्वायर रिसर्च पेपर्स, then you require net and Google to search what is around you and what you want.
तो इसलिए किताबें किस लिए लिखी जाती हैं ये भी मैं आज बताता चलूं। लोग कहते हैं जी किताबों का ज़माना ख़त्म हो गया, मैं कहीं एग्री नहीं करता। ये जो ये कहता है वो गलत कहता है, उसको पता ही नहीं है कि एजुकेशन क्या होती है। किताब के बगैर कोई एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती। ये स्मार्टफोन में मैं भी खोलूँ, नेट पे सारी दुनिया सिमटी हुई है, अपने आप फ़ोन अभी खोलें दुनिया सिमटी हुई है। लेकिन जो किताब आपको बेसिक टीच करती है, जब आपके सामने पड़ी होती है और आप वर्का उल्टते रहते हैं बार बार, लेटते हुए, उठते हुए, खाते पीते हुए, वो जो चीज़ यहाँ एंटर हो जाएगी आपके दिमाग में, कंप्यूटर में, वो कभी नहीं निकलेगी। और एक बात मैं और बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट्स डर्मेटोलॉजी में मैंने निकाले हैं पूरे पाकिस्तान में। FCPS, MCPS डर्मेटोलॉजी और MD, सबसे ज़्यादा जो बच्चे अब तक पास हुए वो सारे मेरे ट्रेनीज हैं। डर्मेटोलॉजी की बातें जैसे आपने कहा कि देख देख के फोटोग्राफिक मेमोरी और फिर उसको देखना कि क्या चीज़ है, उसका DD बनाना, तो उसमें तस्वीर जो है आप फिर बाहर से लेते हैं या आपके अपने रिकॉर्ड्स? नो, मेरी जितनी पब्लिकेशन है, बल्कि मैं आपको मैं प्रेजेंट भी करूंगा, मैं आई विल गिव इट टू यू, कोई भी गोरी स्किन नहीं है। मेरी जितनी एटलस ऑफ डर्मेटोलॉजी मैंने बनाई, सारी हमारी लोकल स्किन, हम लोगों की अपनी बीमारियां, हमारी बीमारियां, कोई आपको गोरी। देखिए ना, आप जब एक किताब पब्लिश करते हैं तो आप कोई कॉपी पेस्ट नहीं करते उठा के चीजों को, आप कोई चीजें फोटोशॉप नहीं करते, आप चीजें चुरा नहीं लेते। रिसर्च का क्या मतलब है, किताब लिखने का क्या मतलब है, आर्टिकल का क्या मतलब। मैं सारे मेरे अपने क्लिनिकल पेशेंट्स हैं, हमारी अपनी स्किन है। किसी को एक्जिमा है तो हमारी स्किन है, किसी को सोराइसिस है हमारी स्किन है, एक्नी है हमारी स्किन है। नेवर एवर बार का वही तो रिसर्च है आपकी, वही तो किताब है। तो फिर फायदा क्या हुआ कि वहां से किताबें लेके गोरों की फोटोज लगा के तो मैं कहूँ कि जी मैंने बड़ी अचीवमेंट है मेरी। आई डोंट डू दैट। अच्छा, साइकोडर्मेटोलॉजी के बारे में क्या बात करेंगे? साइकोडर्मेटोलॉजी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मेरे पेपर पब्लिश हुए हैं इसके ऊपर, मैं बाहर इंग्लैंड में, अमेरिका में इतने पेपर पढ़ चुका हूँ साइकोडर्मेटोलॉजी के ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि साइकोडर्मेटोलॉजी इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नाउ डेज। मैं ये मरीज को कहता हूँ, तुम्हारा जो मैंने अभी, हम जब प्रोग्राम अभी ब्रेक थी तो मैं कहता था स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड द स्किन ऑफ द फेस इज द पासपोर्ट टू द सोसाइटी। देखिए ना, ये क्यों पासपोर्ट है टू द सोसाइटी? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करती है आपकी इनर सेल्फ। आज आप मुझे खुश अगर नजर आ रही हैं तो मैं आपकी शक्ल देख के कहूंगा ना, आपके पाँव देख के तो नहीं कहूंगा आज बड़ी खुश लग रही हैं। खारिश होती है बंदे को, कई दफा बंदा बहुत खारिश करता है, करता चला जाता है। जिस दिन आप स्ट्रेस में होंगी, जिस दिन आपको डिप्रेशन होगा किसी भी चीज का, तो आप लग जाएंगी यूं खारिश करने। उस दिन बंदा सोचता है डिप्रेशन में है, कई दफा यूं कर रहा है, सर खुजाने लग जाता है। ये भी साइकोडर्मेटोलॉजी में है। अच्छा। हल्के पड़ जाते हैं आंखों के नीचे, डिप्रेशन है, रात को नींद नहीं आती। मरीज मेरे पास आते हैं, पूरी पूरी रात औरतें जाग रही हैं, मोबाइल पे लगी हुई हैं, क्या हो रहा है? दैट इज साइकोडर्मेटोलॉजी। सोचती चली जा रही हैं, एंग्जाइटी है। तो जो साइकोडर्मेटोलॉजी है उसका बड़ा बड़ा रोल है आपके चेहरे पे, ये रिफ्लेक्ट करता है आपको। अब मैं लेजर करता हूँ, मेरे पास 25-30 साल की लड़की आती है और उसकी झुर्रियाँ पड़ी होती हैं माथे पे, ये डबल इधर से चेन। मैं उसको कहता हूँ 25-30 साल की बच्ची, मैं कहता हूँ तुम उम्र 30 साल, एक बच्चा है जी मेरा छोटी, ये क्या हुआ कि जी मुझे स्ट्रेस बहुत है। एक तो जेनेटिक होता है, जेनेटिक भी होता है, जेनेटिक के साथ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बड़ा ज़रूरी है। अगर उसको हर वक्त स्ट्रेस में रखा जा रहा है, औरत हो या मर्द हो, एक मर्द कमाने वाला है, उसके घर में उसका गुजारा नहीं हो रहा, 2 बच्चे हैं, बीवी है, उसके पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, बीवी की डिमांड्स बहुत हैं, तो बंदे ने जल्दी ढल जाना है। सो साइकोलॉजिकल साइकोडर्मेटोलॉजी, हम इसको कहते हैं साइकोकुटेनियस डिसऑर्डर। साइको का मतलब साइकाइट्री, कुटेनियस का मतलब स्किन। सो साइकी एंड स्किन, इनका बहुत बड़ा मेजर रोल है। मैं पूछना चाह रही थी कि आपकी हॉबीज़ में क्या है, क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत ज़्यादा काम, और आपने बड़ी जल्दी एज में काफ़ी अचीवमेंट्स की, तो अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह से ठीक रखते हैं? क्या चीज़ें आप वो करते हैं इसके वजह से आप थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं? मैं बहुत सोशल आदमी, मैं जिमखाना क्लब का नाम सुना हुआ है आपने? मैं पिछले 20 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ उसके। और मैं जिमखाना क्लब का हमेशा लड़ता हूँ, जीतता हूँ, कन्वीनर हूँ, चेयरमैन हूँ। कामरान लशारी साहब का नाम आपने सुना होगा, वो मेरे चेयरमैन हैं। और उनके साथ जिमखाना क्लब, मेरी एक आउटिंग है कि जिमखाना क्लब में मेरी सोशल लाइफ है, और बीइंग क्लब मेंबर वहाँ सारी एलीट आती है, उनके साथ उठना बैठना, गपशप। वो स्पोर्ट्स का मुझे बहुत शौक, क्रिकेट का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्रिकेट खेलता भी, अब तो खैर क्रिकेट नहीं खेलता, लेकिन जब खेलता था बहुत खेलता था।
तो स्पोर्ट्स का शौक है। ट्रैवलिंग का मैंने आपको शायद बताया था ब्रेक में कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। और ट्रैवलिंग का इसलिए अब तो ये शौक है, जब मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें मैं अपनी बीवी को साथ ले जाता हूँ और फिर वहाँ घूमने फिरने का शौक है, एक्सप्लोर करने का शौक है, पूरी दुनिया को देखने का। तो वो मैं ये करता होता हूँ कि मैं अपना टाइम ज़रूर ऐसा निकाल लेता हूँ छुट्टियों में, जब मेरी कोई कॉन्फ्रेंस होती है, कि अपनी फैमिली के साथ चला जाऊँ। माशाल्लाह मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटी है, तीनों बेटे मैरिड हैं, तीनों बहुएं डॉक्टर हैं। अच्छा। 2 बेटे डॉक्टर हैं। तो सारे, एक इंग्लैंड में कंसल्टेंट है, वो भी इंग्लैंड में डर्माटोलॉजी में कंसल्टेंट है मेरा बड़ा बेटा। ही इज़ इन कैंटरबरी, एक जगह कैंट में है, वो वहाँ का हेड है। तो बहू मेरी कोई काम नहीं, वो डॉक्टर बच्चे पैदा करके बस बच्चों को देखती हैं। तीनों बहुएं, मैं उनसे बहुत तंग हूँ, वो आगे नहीं पढ़ती, उनको पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ तो बेटा पढ़ा करो, तुम डॉक्टर हो, फिर फ़ायदा क्या, BA पास लड़की से शादी कर लेती, या भाई डॉक्टर से का मतलब आगे पढ़ो। खैर, वो बच्चों को लुक आफ्टर करें। मेरी एक बेटी है, वो भी A लेवल्स में है, तो बेटी सबसे छोटी है। अच्छा। वो बड़ी मनतो मुरादों की बेटी है। अच्छा। क्योंकि जब मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हुए, तो मुझे बेटी का बहुत शौक था, बहुत शौक था कि मेरे घर बेटी हो और मैं बेटी से प्यार, और बेटी का प्यार जो होता है वो ज़रा एक डिफरेंट होता है। तो फिर 14 साल के बाद, मेरे लास्ट बेटी की उम्र 14 साल थी जब मेरे घर में बेटी हुई, और वो अब बेटी, वो पंजाबी में कहते हैं लाडो है घर की, तो वो हमारा साथ देती है। तो आप फरमा रहे थे कि अगर मैं गलत नहीं समझा, एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि जब भी बाहर जाएं, दौरों पे जाएं, ममालिक में जाएं, तो उसमें अगर हज उम्रा ज़ियारतें हों तो वाइफ को साथ लेके जाएं, वरना अकेले जाएं। ये जिमखाना क्लब के लोग बहुत शरारती हैं, तो वो मुझे मजाक करते हैं कि यार टिफ़िन कैरियर साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है बाहर, रोटी जब बाहरों रोटी खा ना ली। मिलती बाहरों खाओ जाके। अच्छा, मुझे वो कहते हैं टिफ़िन कैरियर शुड ओनली बी कैरिड फॉर उम्रा एंड ज़कात एंड हज एंड उम्रा एंड ज़ियारतों के लिए। तो बेगम जो होती है वो मुझे मजाक करते हैं कि वो होनी चाहिए हज के लिए, उम्रा और ज़ियारतों के लिए। और जब भी आतिफ, तो तेरे तो पता करो, तू बीवी नूं लैके बाहर गया होना यार, ते तू हज करन जाना है अमरीका ते वलायत, उत्थे भी हज होंदा है। तो मैं उनको कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आई फील वेरी कंफर्टेबल विद माई वाइफ। कि कांस्टेंट सपोर्ट रही है आपकी सारी जी, जर्नी। मैं मतलब ऑब्वियसली वाइफ के साथ। और शॉपिंग का बहुत शौक है बेगम को भी, मुझे भी। विंडो शॉपिंग भी करनी, वैसे भी घूमना फिरना, बाहर खाने खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं बेगम साहब को अपने साथ रखता हूँ। हम मज़ीद बात करेंगे, प्लीज़ हमारे साथ रहिए राइट आफ्टर द ब्रेक। कोई इलाज का तमाम किस्म के नशे के मरीज़ों की इलाज की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता, इसी तरह कोई इलाज का तमाम तबकात की ज़रूरियात को भी पूरा नहीं कर सकता। विलिंग वेज में एडमिशन के लिए भी सबसे पहले मेरिट को देखा जाता है, और अगर मेरिट पे कोई पूरा उतरता हो तो फिर हम बताते हैं कि जो प्री एडमिशन काउंसलिंग है फैमिली की, वो कितनी देर होगी। नशे के मरीज़ों में एक चंक है जिसके लिए विलिंग वेज कारआमद हो सकता है, और वो चंक है ऐसे मरीज़ों का जो कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग से, यानी मुआलजीन के हाथों नशे की बीमारी में मुब्तला हुए हैं, या जो मरीज़ अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या किसी जॉब पे हैं, या बिज़नेस की सरबराही कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और उनमें कोई और इखलाकी बुराई नहीं है, और कोई उनके अंदर क्राइम का पहलू नहीं है, उन्होंने कभी कोई जुर्म नहीं किया, कोई नशा नहीं बेचा, या कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे हम जुर्म की दुनिया का काम समझते हैं। तो ये सब चीज़ें देखते देखते फिर हम ये भी देखते हैं कि क्या ये इलाज जो कोई शुरू करना चाहता है, तो क्या इस इलाज को वो तकमील तक भी पहुंचा सकता है कि नहीं। जो लोग माली मुश्किलात का शिकार होते हैं उनके लिए विलिंग वेज कोई बहुत ज़्यादा सूटेबल इलाजगाह नहीं है। विलिंग वेज में सिर्फ वो लोग जो है बहुत बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने प्यारों की ज़िंदगी में इनकलाब ला सकते हैं, जो कि मुसलसल पुरजोश होकर काम कर सकते हों, जो मेहनत से काम कर सकते हों, जो लिखने पढ़ने से घबराते ना हों, और जो मुसलसल वक्त की और रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हों। विलिंग वेज की जो पॉलिसी है वो 2 लफ्ज़ों के इर्द गिर्द घूमती है, एक है ऑनेस्टी और दूसरी है ट्रांसपेरेंसी। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा प्रोफेसर साहब, हम यहाँ पे विलिंग वेज जिसके फोरम से हम आपसे इस वक्त इंटरव्यू कर रहे हैं कंडक्ट, यहाँ पे हम नशे के मरीज़ों का भी इलाज करते हैं, हम साइकेट्रिक इलनेसेस का भी इलाज करते हैं। और आप अभी बड़ी मज़ेदार बातें कर रहे थे ब्रेक से पहले, और आप फरमा रहे थे कि
काफ़ी लोगों में मूड के मसाइल हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो है अंग्रेज़ों में भी हैं। तो आपको क्या लगता है ओवर द इयर्स, लाइक यू नो यू हैव बीन इन प्रोफेशनल लाइफ लाइक 40 इयर्स, ऑलमोस्ट 40 इयर्स, तो पाकिस्तान में ये ज़हनी अमराज या एग्रेशन या डिप्रेशन या इस तरह की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं या कम हो रही हैं, और इसके मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? बिल्कुल बढ़ती जा रही है, ओवर द ईयर बढ़ती जा रही है। देखिए बात सबसे ये है, लाइफ के प्रेशर्स बहुत हो गए हैं। मैं और आप जब स्कूल में पढ़ते थे, या इवन ये बच्चियां भी जब पढ़ती होंगी, तो हमारा बैग जो था हम इजीली उठा लेते थे। अब मेरा जो ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर है जो क्लास 2-3 में पढ़ते हैं, मैं कुब्बा हो जाना मतलब बक्सा चुप के, और पता नहीं इट्टा पर यानी कि पर ना मुंडे ने, तो मैं हैरान होता हूँ। मकसद इतना कंपटीशन, अब बच्चे स्ट्रेट एज ले रहे हैं, A+ 8 आ रहे हैं, तो मेडिकल कॉलेज दाखिला नहीं मिलता। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में जो लास्ट मेरिट जाता है बच्चे का 92%, यानी 99% वाला पहला, तो 92% काम हो गया। अब एक बच्चा जो 92 से 99% तक पढ़ रहा है, तो आप सोचो यार वो यानी उसके नंबर कहां कटे। 99% मार्क्स जिसके आई हैं टोटल एग्रीगेट करके MCAT का, FSC का, मैट्रिक का, इसका मतलब है इतना टफ कंपटीशन है। ये स्ट्रेस की सबसे बड़ी। अच्छा अब आप कहते हैं यार मैंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है या बेटे को, आपके बेटे के आए हैं 90%, 85% नंबर, 85, बेटी के नहीं मिला दाखिला मेडिकल में। अब उस बच्चे को स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा? कितना स्ट्रेस होगा? स्ट्रेस बढ़ा कि ना बढ़ा? फिर अब एक बच्चा बाहर से कंप्यूटर्स में IT में कुछ करके आता है, इंजीनियरिंग में करके आता है, वो CSS करता है, नौकरी नहीं मिल रही, जॉबलेसनेस आई कि ना आई। सुइसाइडल टेंडेंसीज क्यों बढ़ रही हैं आजकल? किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में मैं जब पढ़ता था तो हर साल 2-3 बच्चियां सुइसाइड करती थी हॉस्टल में, ऊपर से छत से गिरती थी और सुइसाइड करती थी। क्या रीजन है? रीजन उसकी ये है कि सुइसाइड क्यों लोग, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, डेस्परेशन, जॉबलेसनेस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, महंगाई इतनी हो गई है, इन्फ्लेशन इतनी हो गई है, आम बंदा नहीं उसको मीट कर सकता। अब आप आजकल अपने मुलाजिम को जो 10 साल 15 साल पहले 5,000 देते थे, अब 25,000 देना पड़ता है उसको पर मंथ, 3 वक्त का आपको खाना देना पड़ता है। जो ये ज़माना अब आ गया है, इसमें लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। और हम लोगों में, मैं एक बात डॉक्टर साहब आपसे करूँगा, हम लोग बहुत सुपरफिशियल लाइफ की तरफ चले गए हैं, सूडो लाइफ गुजारना चाह रहे हैं। मैं अपना स्टेटस आपके बराबर लाने के लिए मैं चाहे घर बेच दूं, मैं कहूँ जी मेरा स्टेटस इतना हो, मैं गाड़ी लेनी है 3 करोड़ रुपए की, मैंने डिफेंस में 10 करोड़ का घर लेना है, वो हम लोग जो ये देखा देखी में आ गए हैं ना, ये बहुत प्रॉब्लम आ गई है इसकी वजह से। फिर अब एक बच्ची की शादी होती है, उसको जहेज देना है जी, और जी उसके तो ससुराल में जा कर रहे हैं बहुत बड़े लोग हैं, वो तो जब तक उसको जहेज इतना नहीं दिया जाएगा तब तक एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर जो मैं स्किन के हवाले से बात करूंगा, सबसे ज़रूरी, लड़की गोरी नहीं है जी। अब गोरा करने के लिए मेरे बच्चियां आ रही हैं, ये क्रीमें लगा रही हैं मार्केट में, स्टिलमैन, आर्ची, फेयर एंड लवली, और ये दूसरी तीसरी क्रीमें जितनी भी हैं, क्या है क्रीमें? इनमें स्टीरॉइड्स हैं, इनमें मर्करी है, और वो गोरा करने की बजाय चेहरा काला हो जाए उनका होता है, बाल आ जाते हैं चेहरे पे, पिगमेंटेशन आती है। और रिक्वायरमेंट ये है इन लॉज की, जहाँ रिश्ता होना है कि जी जब तक मेरी बहू, होने वाली बहू गोरी नहीं होगी मैं शादी नहीं करूंगी वहाँ। और लड़की बड़ी गुड लुकिंग है, अदरवाइज पढ़ी लिखी है, फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन लड़की गोरी नहीं है। स्ट्रेस आया कि ना आया? जब उस बच्ची के 4-5 रिश्ते रिजेक्ट होते हैं, तो वो बच्ची जो होती है उसमें सुइसाइडल टेंडेंसीज भी डेवलप होती हैं। वो कहती है जी मेरे घर में इतने आते हैं, मेरे माँ बाप बेचारे क्या करें, मेरी शक्ल ही ऐसी है, या मैं गोरी नहीं हूँ। सो हम लोगों में हर एस्पेक्ट पे स्ट्रेस है, और वो स्ट्रेस क्या करता है? वो स्ट्रेस फाइनेंशियल है, वो स्ट्रेस पढ़ाई का है, जॉबलेसनेस का है, घर में मियाँ बीवी की कंपैटिबिलिटी नहीं है। सो ये जो चीज़ें हैं हम लोगों को बहुत ख़राब कर रही हैं, हम लोगों की सोसाइटी को बिल्कुल डाउन द ड्रेन कर रही हैं। और इसीलिए वो लोग कहते हैं, जो मैं भी कहता हूँ, कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो, और जो कुरान पढ़ो वो उसको तर्जमे के साथ पढ़ो। अरबी में कुरान पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं टिल यू अंडरस्टैंड, लेकिन जिनको नहीं है, अगर आप तर्जमे के साथ कुरान पढ़ें तो आपको हर पेज पे एक एक चीज़ नज़र, अल्लाह ताला का लिखा हर सफ़े पे कुरान की है, ये पहले पारे से लेके 30वें तक, कि जो कुछ देना है मैंने देना है, जो कुछ मांगना है मुझसे मांगो। उसकी ज़ात कहती है मुझसे मांगो, एक दूसरे से मत मांगो।
और उससे आपको सुकून मिलता है। आप नमाज 5 वक्त की पढ़ते हैं, अल्लाह के आगे हाथ उठाते हैं, तो यही मांगते हैं ना कि अल्लाह ताला मुझे सुकून दे। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है, हम लोग अपने मज़हब से दूर हटते जा रहे हैं, हम लोग सुपरफिशियल लाइफ की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, दिखावा हम में बहुत आ गया। ये रीज़न है आजकल के स्ट्रेस और एंग्जाइटी। प्रोफेसर ऑफ डर्मेटोलॉजी हैं, ये बताइएगा कि साइकोलॉजिकल, मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का ख्याल रखने से जिल्द कैसे ग्लो कर सकती है, जिल्द के अमराज से कैसे दूर रह ओह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात है जिल्द के ग्लो करने के लिए, व्हेन यू आर साइकोलॉजिकली एंड मेंटली हेल्दी, तो आपके तो चेहरे पे पता चलेगा। जब हम किसी की बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसके जिस्म को देख के नहीं करते, या उसके पाँव को, हाथ को, इसको देख के करते हैं ना। तो एक अगर बंदा मेंटली सेटिस्फाइड है, वो उसको कंटेंटमेंट है, वो बंदा कहता है मुझे जो अल्लाह ने दिया, दाल रोटी दी है, मैं 20,000 रुपये महीने का कमाता हूँ, मेरे लिए बहुत है, मुझे कोई आगे बढ़ने की, मैंने जहाज नहीं खरीद रहा, मैंने कोई जाके 25 लाख का 25 करोड़ का घर नहीं खरीद रहा, वो कंटेंटमेंट है। अब होता यह है कि इन चीज़ों के स्किन की ग्लो के लिए मेंटल कंटेंटमेंट, ठीक है ना, फिजिकल आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उसके बाद अगेन मैं ये कहूँगा नमाज पढ़ना, अपने रिलीजन के साथ तल्लक रखना, अपना 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, और सबसे बड़ी बात है अगर स्किन के हवाले से बात करें तो बैलेंस डाइट लें। सो द थिंग इज कि हमारे कॉन्सेप्ट जो है ना, हरीसा निहारी, सीरी पाए, हलवा पूड़ी, उसके बाद वो सज्जी, उसके बाद, सो द थिंग इज कि ये हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि व्हाट इज अ बैलेंस डाइट। अच्छा, मैं उनको अगर ये कह दूं कि यार सुबह उठ के आप फ्रूट लेते हैं या कभी जूस लेते हैं, वो डॉक्टर साहब की गल्ला तुसी करते हो फल फ्रूट जूस वालियां, ये कोई नाश्ता होता भला। सो पीपल से भी लोगों का ये ख्याल है। तो इस वजह से मैं ये कहता होता हूँ कि आपकी चेहरे की जो ग्लो है वो नंबर 1 अपार्ट फ्रॉम स्पिरिचुअल, वो जो आपकी एसोसिएशन है वो तो लैदा हो गई, और वो जो आप करते हैं स्पिरिचुअली, लेकिन आपकी डाइट नंबर 1, फ्रूट्स और जूसेस नंबर 2, और अननेसेसरी स्ट्रेस मत लें। और जो सबसे बड़ी बीमारी है वो आजकल वो ये है, आई एम सॉरी टू से, ये इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव, लेकिन टिल द टाइम यू यूज दिस फॉर दैट इंफॉर्मेशन, ये skin affect करता है? रात को 3 बजे तक जब आप इसमें टक 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 लगी रहेंगी, अखा भी छोटियां हो जाएंगियां, हल्के भी पै जाएंगे, चुरियां भी पै जाएंगियां, तो बात क्या करोगे फिर आप। सो नींद, बिल्कुल लोगों की नींद, वो नींद रही नहीं जो 6 से 7 घंटे होनी चाहिए। मुझसे मरीज आके पूछते हैं डॉक्टर आतिफ कितनी नींद हम लें ताकि चेहरा फ्रेश लगे, मैं कहता हूँ 6 to 7 आवर्स। बात सबसे बड़ी ये है कि हम लोगों ने अपनी जो, अब देखिए मैं आपको बताऊं, आपकी नानियाँ दादियाँ, मेरी नानी दादी, इनकी नानियाँ दादियाँ, वो तो कभी हेरी नहीं होती थी, उन लोगों को एक्ने निकली थी, कभी नहीं निकली। असी जनाब बर्गर पिज़्ज़ा, मेरी नानी दादी ने तो कभी लेज नहीं खाते सके, कभी बर्गर कुरकुरे नहीं खाते सके, हूं तो मेरे पोता पोती मेरे मुंह कुरकुरे पांदे ने आके, मैं तो तंग आ गया हूं। वो पोता पोती, बाबा जान वी आर नॉट गोइंग टू हैव फूड टुडे, आई एम गोइंग टू मैकडॉनल्ड, यू कम विद मी। हुन बाबा जान फड़े उंगली मैकडॉनल्ड जाके खा रहा है पोते पोती के नाल। दिस इज द रीजन। इन्फ्लुएंस होते भाई वो देखो आपके जो बच्चे हैं बच्ची, उनके तो आपने करना है। मैं कहने का ये वजह है, हमारी नानियों दादियों को क्यों नहीं हेयर्स होते थे, क्योंकि उन्होंने कभी गोरा करने वाली क्रीमें नहीं लगाई। अच्छा, दूसरी बात, हमारी जो डाइट है सर, वो आजकल सारी मिलावट है उसमें, हम जो खा रहे हैं। अच्छा, ये जो चिकन हम खाते हैं, ये ब्रॉयलर चिकन, उसमें स्टीरॉयड के टीके लगाए जाते हैं, ठीक है ना, उसको हेल्दी करते हैं चिकन को, तो क्या होता है, वो स्टीरॉयड जब अंदर जाता है, लड़कियां बहुत हेरी हो जाती हैं, हर लड़की हेरी है, एग्जैक्टली, लड़कियां हैवी हो जाती हैं, हेरी हो जाती हैं, फिर उनके रिश्ते नहीं होते, फिर उनके लेजर करो। सो हालात और दुनिया बिल्कुल बदलती चली जा रही है। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह 40 साल से लगभग काम कर रहे हैं डर्मेटोलॉजी में, इतना आपका तजुर्बा है, यू आर लिविंग लेजेंड इन डर्मेटोलॉजी। यहाँ पे हम डॉक्टर सदाकत के साथ काम करते हैं, सदाकत क्लिनिक का नाम है, विलिंग वेज का काम है। ही हैज़ बिन वर्किंग ऑल हिज लाइफ अबाउट एडिक्शन, केमिकल एडिक्शन, ड्रग्स, एल्कोहलिज्म। Do you think that is also a big problem and it is causing some health problems as well? Certainly. आजकल जितने मैं ड्रग्स के, आप लोग तो यहाँ एडिक्शन सेंटर में देख रहे हैं, मेरे पास तो इस वक्त मैं नाम नहीं ले सकता उस यूनिवर्सिटी का जहाँ से वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़, बच्चियाँ ड्रग्स के साथ आ रही हैं मेरे पास उस यूनिवर्सिटी में, दे आर ऑन ड्रग्स, और वो फिर रीहैब सेंटर में भी जाती हैं बच्चियाँ। तो मेरे पास क्यों आती है?
आप सोचेंगे कि ये तो आपके पास आना चाहिए, Dermatologist. डर्माटोलॉजिस्ट के पास क्यों आती है? जो ड्रग लेता है उस ड्रग के साथ, आप तो खुद माशाल्लाह यहाँ काम करते हैं, आपने देखा होगा, ड्रग्स अगर रेगुलर ली जाएं जिनसे एडिक्शन होती है, डिफरेंट ड्रग्स, उनसे आपकी कलर चेंज आती है बॉडी की, आपकी चेंज पे कलर पे पिगमेंटेशन आती है, आपकी जो स्किन होती है वो बहुत डार्क होनी शुरू हो जाती है, द कलर ऑफ द होल बॉडी, होल बॉडी की, यहाँ की भी, जिस्म की भी। तो वो मैं हैरान था, एक बच्ची एक यूनिवर्सिटी से पढ़ी और रिहैब में है आजकल कहीं, तो उसके वालिद मेरे पास लेके आए, वालदा की डेथ हो चुकी है, तो मैं उसको, उसके सारे बाल उड़ गए हुए हैं ड्रग्स ले लेके, वो बच्ची यंग बच्ची, शी इज अराउंड 24-25, तो उसके बाल उड़ गए हैं, हल्के पड़ गए हैं और पूरी बॉडी उसकी डार्क हो गई है वो ड्रग्स ले लेके। तो मैं तो खैर उसको ट्रीट करता हूँ, फिर मैंने उन्हें कहा कि जी आप रिहैब में, वो कहते हैं जी ऑलरेडी रिहैब में है, तो वो बच्ची तो वहीं की वहीं थी। अच्छा, अब जब ड्रग्स के साथ आते हैं, जो बंदे एडिक्ट होते हैं ना ड्रग्स के इंजेक्शन के साथ, वहाँ सारा एक्कीमोसिस और ब्रूजेस बने होते हैं, स्किन उनकी एट्रोफी कर गई होती है, तो वो स्किन उनकी इतनी झुर गई होती है, वो आके कहते हैं डॉक्टर साहब ये देखो जी हमारा क्या हाल हो गया। अच्छा, फिर एडिक्शन के साथ आप तो देखते ही हैं, आप सब लोगों का यहाँ तजर्बा भी है, साइकोलॉजिकल चेंजेस बहुत आ जाती हैं, एकदम बंदा एग्रेसिव हो जाता है जो एडिक्ट होता है। अगर उसको ऑब्वियसली वो हैंगओवर तो होता है, वो ना मिले, लेकिन अगर वो रिहैब में भी हो तो उसको स्किन पे बहुत मसले आते हैं, ये पिगमेंटेशन आ जाती है, इधर स्किन पील ऑफ करने लग जाती है उसकी, हाथ में और पाँव में उसके फंगस हो जाती है, नेल्स उसके क्लिप नहीं होते, नेल्स में उनके मैल। सो स्किन डिजीजेज रिफ्लेक्ट करती हैं एक एडिक्टेड पर्सन को। हम जब एक एडिक्शन का या कोई एडिक्ट मरीज हमारे पास आए तो देखते ही बता देते हैं, पूछ लेते हैं उससे कि भाई आप कोई करते हो नशा वशा बेटा, या अगर कोई हो आपको हैंगओवर है, फिर उसकी माँ हमें बताती है जी मेरा बेटा स्कूल में यूनिवर्सिटी में था, ये पहले कंपनी इसकी ऐसी थी जिसमें ये बैठता था, ड्रग्स लेता था, वो फलानी कोई आइस लेता है, कोई लेता है, कोई लेता है, कोकेन लेता है, मॉर्फिन लेता है, उसके बाद ये मसला हुआ, तो अब ये बेहतर है, लेकिन अभी भी कभी कभी इसको हो जाता है। तो ये वी सी ए लॉट ऑफ पेशेंट्स, Even smoking also इवन स्मोकिंग ऑल्सो, चेन has bad स्मोकर, effects. बिल्कुल इट हैज बैड इफेक्ट्स। लिप्स, मेरे पास मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब मेरे होंठ बड़े काले हैं, ये तो बिल्कुल मेरे ग्लो करते थे, क्या हो गया? तो मैं पूछता हूँ तो कह जी हम तो चेन स्मोकर है। वो जो निकोटीन है ना, निकोटीन अंदर तो काला करती है, बाहर भी काला करती है। तो मैं ये इसलिए कहा करता हूँ चेन स्मोकर्स को कि वो जो लंग कैंसर का डर है वो तो अपनी जगह है, लेकिन अपनी स्किन का भी हाल देखो, क्या तुम लोगों ने अपना हाल कर लिया निकोटीन के साथ। तो एज ए प्रोफेसर ऑफ डर्मेटोलॉजी, जिल्द जो है वो आपकी जो बाकी दीगर जिस्म की बीमारियां हैं उनकी भी कोई निशानदेही करती है? वो बिल्कुल करती है। आपको थायराइड का मसला हो जाए, किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, ये इतना बड़ा, आपकी स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाएगी। आपको एड्स हो जाए, किसी बंदे को एड्स के ऊपर स्किन के कैंसर बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, यानी एड्स के बाद। अच्छा, फिर आपको अगर लिवर में सिरोसिस हो जाए, अगर लिवर का कैंसर हो जाए, तो इसके ऊपर हमारे एंजियोमास बन जाते हैं, पूरी स्किन के ऊपर बन जाते हैं, स्पाइडर नीवाई जिसे कहते हैं। सिफिलिस हो जाए, गोनोरिया हो जाए। अब आपको पता है कि जो सिफिलिस और गोनोरिया ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, आप तो डॉक्टर हैं, आप जानते हैं, शायद इन्होंने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, पढ़ा भी होगा, देखा होगा। सिफिलिस और गोनोरिया सबसे पहले कौन किस तरह डायग्नोज होता है? अब एक बंदा आता है, उनमें सेल्फ डिनाइल होती है, जो बंदे में, जिस बंदे का सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हुआ होता है एक्स्ट्रा मैरिटल या बाहर, और उसको वो किसी प्रोस्टिट्यूट से या किसी सेक्सुअल स्लेव से वो बीमारी मिली होती है, वो कभी बीवी को नहीं बताता, वो कभी घर में नहीं बताता। हम आते साथ ही उसका हाथ देखते हैं, तो हम कहते हैं भाई बताओ तुमने लास्ट टाइम तुम्हारा सेक्सुअल कांटेक्ट कब हुआ था? और वो हैरान हो जाता है कि यार इसने तो हिस्ट्री भी नहीं ली डॉक्टर ने, तो ये तो कह रहा है कि तुम्हारा कांटेक्ट कब हुआ था। पहले तो वो सेल्फ नहीं मैं तो ये जी, मैं वो जी, नहीं जी कभी नहीं, फलाना नहीं। हम उसको फिर क्या कहते हैं? हम कहते हैं ना बताओ, ये तो कैंसर में तब्दील होगा, मर जाओगे फिर। जब वो ये कहते हो, कहता अच्छा मैं बताता हूँ जी, मुझसे 2-3 दफ़ा गलती हुई है जी, और अब उसके पूरे पाम्स भरे होते हैं पिगमेंटेशन से और बॉडी भरी होती है। अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि हमारी वो खवातीन जो हु गेट मैरिड टू दीज मैन, जिनको सिफिलिस और गोनोरिया होता है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, उनको तो मियाँ ने नहीं बताया होता कि उनकी डिजीज है, अंदर ब्लड में है, वो जब बच्चा होता है वो मरा हुआ पैदा होता है उन औरतों को, स्टिल बर्थ कहते हैं उसको, या उन खवातीन को प्रेगनेंसी के दौरान सिफिलिस और गोनोरिया के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, और वो बेचारी हमारे पास आती हैं। गांव की औरत होती है, मर्द उसका मुल्क से बाहर काम कर रहा होता है, हम कहते हो तुम्हें तो ये अपने पार्टनर को लेके हो, कहती मेरा तो मियाँ मुल्क से बाहर रहता है जी, वो तो कभी कभी आता है। तो मैं
ये रिफ्लेक्ट करती है स्किन अंदरूनी बीमारियों को। जितनी भी हमारी अंदरूनी बीमारियां हैं, आपका लिवर खराब है, आपका हार्ट का मसला है, किडनीज का मसला है, वो आपको स्किन के ऊपर नजर आ जाता है। किडनीज अगर आपकी फेल हो रही हो तो वेस्कुलाइटिस हम कहते हैं, जो उंगलियां होती है ना हमारी, ये वाली पल्प ऑफ द फिंगर्स, ये लाल होनी शुरू हो जाती हैं, इनके ऊपर छोटे 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 डॉट्स बन जाते हैं। सिमिलरली अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल एक खातून की खराब है, चेहरे पे एक्नी आ जाती है, उस बच्ची को पीरियड्स का मसला है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज हैं, तो वो बच्ची क्या कहेगी, वो उसके पूरा चेहरे पे कील भरे होंगे, तो वो भी अंदरूनी है वो प्रॉब्लम जो आ रही है। फिर कुछ लोग ड्रग्स जो वैसे दवाइयाँ खाते हैं, एडिक्ट नहीं होते, जो आम दवाई आप खा लें उसका रिएक्शन होता है मेडिसिन का। बहुत मेरे पास मरीज आते हैं, ये स्पेशली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स नहीं, NSAIDs, दर्दों के लिए। कोई कहता है मेरे घुटनों में दर्द है, मुझे जी बैक एक रहती है, मुझे जिस्म में, वो जो दवाइयाँ हैं वो पूरी बॉडी को आपको एलर्जी बना देती हैं, जिसको हम धड़प्पड़ कहते हैं, छपाकी भी कहते हैं, ददूड़े भी कहते हैं। सो जितनी बीमारियाँ हैं अंदरूनी वो स्किन पे रिफ्लेक्ट करती हैं। डॉक्टर साहब, लॉन्जेविटी के लिए और एक हेल्दी लंबी लाइफ के लिए ये भी रिफ्लेक्ट करती है, जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, जिल्द जो है उसमें चेंजेस आते हैं, मगर क्या सिर्फ जवानी में ही हेल्दी स्किन होती है, वक्त के साथ हेल्दी स्किन नहीं हो सकती? जेनेटिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपकी अगर वालिद, आपकी वालदा, उनकी स्किन बड़ी रही है, ग्लोइंग स्किन विद गुड कोलेजन एंड उसकी अपना टेंसाइल स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी रही है स्किन की, तो आप भी 70 साल। अब कई दफ़ा मैं आपको बताऊं, आपका भी तजर्बा है और इन लोगों ने भी देखा होगा, अगर एक आपको कोई 70, 75, 80 साल का बंदा मिलता है तो आप उससे उसकी उम्र पूछते हैं, भाई आपकी एज कितनी है, वो कहता है जी आई एम 82, लगता वो 70 का है। आप कहते हैं आप 82 है, यार माशाल्लाह आप तो नहीं लगते। ये क्यों सवाल आप पूछते हैं उसे, आप नहीं लगते। रीजन उसकी क्या है, उसकी जेनेटिक्स नंबर 1, और सारी जिंदगी जो उसने गुजारी उसकी हैबिट्स नंबर 2। ही वॉजंट एन अल्कोहलिक, ही वॉजंट ए स्मोकर, he did not indulge into drugs, तो वो बड़ा फ्रेश लगता है, और उसने कभी ऐसे 2 नंबर काम नहीं किए होते जो आपकी बॉडी को डिजेनरेट करते हैं। सिमिलरली आप एक बंदे को पूछते हो, यार आपकी बेटा आपकी एज कितनी है, वो कहता है जी मैं तो कोई 35-40 साल का हूँ, वो लगता 60 साल का होता है, 55 साल का। आप कहते हो यार तुम तो उम्र से बहुत ज्यादा लग रहे हो। उसकी भी जेनेटिक्स आ गई, उसके वालिद वालदा की स्किन ऐसी थी जो जल्दी प्री मेच्योर एजिंग कर गई। देखिए हमारी शक्लें क्यों मिलती हैं किसी के, अपने चाचे, मामे, ताए, पुफी, खाला के साथ क्यों मिलती हैं? एक बंदा कहता है तुम तो अपनी खाला पे हो, ये कहते हैं ये अपने चाचे पे, ये कहता है अपने मामे पे है, वो अपनी पुफी पे है। लेकिन जनरली बच्चा प्यारा हो तो वो मामू पे और खाला पे होता है, बच्चा प्यारा हो तो दादकिया से होता है। ये मैं तजर्बे की बातें बता रहा हूँ, आप तीनों का में से बहुत जूनियर है, तो मेरा तो सारी जिंदगी का तजर्बा है, जो मुझे लोग जब भी बच्चा सोना होए बिल्कुल अपने मामे थे गया है ते पैड़ा होए ताई काला है। 62 मैनिफेस्टेशंस ऑन स्किन सिर्फ शुगर के मरीजों की। हम शुगर के मरीज को देखकर बगैर टेस्ट कराए हुए, नो ब्लड शुगर फास्टिंग, नो HbA1c, नो नथिंग टेस्ट, बताते हैं तनु शुगर है। सो डायबिटीज एक ऐसी चीज है कि जिसकी प्रेजेंटेशन हर जगह है। तो आप अगर कभी मुझे कहेंगे तो आई कैन इवन कम। मैंने नीचे आपका भी ऑडिटोरियम देखा, आपके बच्चे ने मुझे टूर कराया सारा, तो बड़ा अच्छा बड़ा ऑडिटोरियम है, तो आई कैन डिलीवर ए लेक्चर फॉर योर स्टाफ एंड फॉर ऑल एवरीवन। इट विल बी आवर ऑनर एंड प्लेजर फॉर अस। थैंक यू, आपका शुक्रिया, आपके आने का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। बहुत मज़े की बातें चल रही हैं, मगर आपका वक्त बहुत कीमती है और हम आपको फिर से दावत देंगे। मोस्ट वेलकम। और प्लीज़ हमें टाइम दीजिएगा। और मैं सबसे बड़ी बात है आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा, जो लोग यहाँ सारा प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डॉक्टर सदाकत साहब का, कि आपने मुझे इनवाइट किया, बुलाया, और आई होप कि आई हैव कम अप टू योर एक्सपेक्टेशंस एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट।